अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चों को रोज 5 टिफिन मिले और कुछ को एक भी नहीं, तो ये तो अनफेयर हुआ ना। ऐसे ही इनइक्वालिटी से परेशान होकर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे और यहीं से शुरू हुआ था समाजवाद का सफर। तो आइए हम भी देखते हैं कि भाई सोशलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ और द रशियन रिवॉल्यूशन में आखिर क्या क्या हुआ था। बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज के स्टार्टिंग के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी भार्गव एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज। स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन तो ठीक है, रशिया में कोई रिवॉल्यूशन हुआ होगा जिसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सोशलिज्म भी एक थ्योरी है। उस थ्योरी ने या उस फिलॉसफी ने यूरोप पर क्या इम्पैक्ट डाला और कैसे इस थ्योरी को लाया गया। क्या जरूरत पड़ी कि भाई सोशलिज्म हमें लाना पड़ा यूरोप में? जैसे चल रहा था वैसे भी चल सकता था, लेकिन क्यों चेंजेस हुए और उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वर्ल्ड है, बेसिकली इस वर्ल्ड में लोग जो है, ये रिवॉल्यूशंस जो है या ये जो सोशलिज्म की थ्योरी है, स्टार्ट कैसे हो रही है या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द राइट्स। जो भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो हो रही है कि लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं या उन्हें नहीं मिल रहे हैं तो वो परेशान हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लोगों को अपने राइट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं राजा से, या राजा नहीं भी है तो जिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट के साथ वो रह रहे हैं या जो उनके ऊपर रूल कर रही है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है उनको वो राइट्स दिलवाने में। ये इन्हीं चीजों की वजह से एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। एक्सप्लॉइटेशन है, लेकिन यहाँ पे एक थ्योरी है दैट इज कैपिटलिज्म, वो भी है। कैपिटलिज्म जो है वो बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जब कैपिटलिज्म बढ़ रहा है तो कैपिटलिज्म हर इंसान या हर एक कॉमन पीपल के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट ऑनर्स जो होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स जो होते हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। मिडिल मैन कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाता है। यही कुछ कारण बनते हैं जिसकी वजह से यूरोप में सोशलिज्म एंटर करता है। ठीक है, एक फिलॉसफी, एक थ्योरी है जो वहां पर आती है और बहुत बढ़िया तरीके से अपना इम्पैक्ट डालती है। क्या होता है आगे देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपने आप में ही एक ड्रामेटिक चेंज ला दिया था और ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैसे? एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया था कि जो चेंजेस के लिए जब वहां के लोग लड़ सकते थे तो बाकी नेशंस के कॉमन पीपल क्यों नहीं लड़ सकते थे? बिल्कुल लड़ सकते थे, और तो और वो अपनी बात रख भी सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो रिवॉल्यूशन था उसके बाद यूरोप के काफी हिस्सों में लोगों के अंदर ये फीलिंग आ चुकी थी कि भाई हमें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, हमें भी तो आजादी मिलनी चाहिए, या हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे पास क्यों नहीं है। एक तरीके से कहीं ना कहीं वो अपने राइट्स को लेके अवेयर हो गए थे। इंडिया के अंदर भी राजा राम मोहन रॉय और डरजियो जो है वो यहाँ पे बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो भी सिग्निफिकेंस रही उनका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ा, है ना। बेंचमार्क क्रिएट किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, तो ऐसा है कि भाई बाकी नेशंस भी इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए या हम कैसे उनकी कुछ आइडियल्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे रिवॉल्यूशन जो हुआ है रशिया में, उसमें सोशलिज्म जो है कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट एक टॉपिक बन जाता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होता है सोसाइटी को पावरफुल बनाने में। लेकिन जैसा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, सोसाइटी में कुछ अलग अलग तरह के लोग होते थे, 3 स्टेट्स में बांटे गए थे। यहाँ पे भी लोग अलग अलग तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज है? वो कैटेगरीज है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें 3 तरह के लोग हैं। फर्स्ट वन इज लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। लिबरल नाम है लिबर्टी, थोड़ी खुली सोच रखते हैं, थोड़े अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। रेडिकल ग्रेट पावरफुल चेंजेस डिमांड करते हैं ये अपने नेशन में। कंजर्वेटिव जो थे पुराने रिजाइन्स को फॉलो करने वाले थे, ये कहते थे चेंजेस होते हैं बिल्कुल एक्सेप्टेड है बट सडन चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं और अपने पास को तो आप बिल्कुल भी ना भूलने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इनकी जो थ्योरीज बेसिकली इनकी कुछ डिमांड्स थी या इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे या ये कैसे सोचते थे, क्या चाहते थे, वही सब हम इसमें पढ़ने वाले। किसी भी नेशन को पढ़ने के लिए उसकी सोसाइटी, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
तभी आप समझ पाओगे कि वहां के लोगों की एक्चुअल माइंडसेट क्या रहा होगा, उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या रही होगी, जिससे जो भी कंडीशन आगे चल के रिवॉल्यूशन वाली है वो कैसे क्रिएट हो पा रही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की। लिबरल्स वो कैटेगरी के लोग थे जो ये बोलते थे कि भाई एक ऐसा नेशन हो जहां पे सारे रिलीजन्स कैसे हो, एक्सेप्टेबल हो, जितने भी रिलीजन है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, आप उनको डिवाइड मत करो कि ये रिलीजन वाले लोग अलग हैं, ये रिलीजन वाले लोग अलग हैं। इसके अलावा ये बोलते थे राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स तो होने ही चाहिए, गवर्नमेंट के सामने भी एक इंडिविजुअल के जो अधिकार है वो आप कंप्लीट रेडिकेट नहीं करो, उनको रहने दो। नेक्स्ट क्या बोलते थे, इलेक्टेड पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे हेड उनका जो है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई जो भी पार्लियामेंट आ रही है या जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसका जो भी हेड है वो इलेक्टेड यहाँ पे रहे। बी अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, डायनेस्टिक जो रूलर्स यहाँ पे पहले होते थे, जो भी रिजाइम होते थे मोनार्की के, वो जो अनकंट्रोल्ड अपनी पावर यूज करते थे, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती थी, उसके सख्त खिलाफ थे। उनका ये कहना था भाई पावर है बट यूज इन अ प्रॉपर मैनर, इम्प्रॉपरली आप उसको मतलब इतना ओवर यूज मत करो। ये कोई डेमोक्रेट्स नहीं है, लेकिन याद रखना ये बात। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते, वोटिंग सिस्टम जो था उसमें बिलीव नहीं करते, और अगर वोटिंग सिस्टम है देन नॉन प्रॉपर्टाइड मैन एंड विमेन्स वर नॉट अलाउड। यहाँ पे जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था ना कैपिटलिज्म, दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटलिज्म हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे विमेन भी या नॉन प्रॉपर्टाइड मैन अलाउड नहीं थे वोट करने के लिए, और ये डेमोक्रेट्स नहीं है, लिबरल है बट दे आर नॉट डेमोक्रेट्स। नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रेडिकल्स। रेडिकल वांटेड अ नेशन which government was based on the majority of a country's population, देश की जनसंख्या या जो देश की जनता है उसके हिसाब से ही किसी भी देश का हेड यहाँ पे बनना चाहिए। इसके अलावा ये बोलते थे जितने भी आपके लैंड ऑनर या वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स हैं इनके प्रिविलेजेस को खत्म करो। मैंने बताया था ना, ग्रेट पावरफुल इंपैक्ट ये चाह रहे थे। ये कैपिटलिज्म को बढ़ाने वाला फैक्ट था, जो लैंड ऑनर जो वेल्दी फैक्ट्री ऑनर है ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस इनके, कैपिटलिज्म को इनको खत्म करो। इसके अलावा ये बोलते थे कि भाई हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, हम नहीं बोल रहे किसी इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर वो कंटिन्यू कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा है, कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बट हम ये बोलते हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी गलत है। प्रॉपर्टी का कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भाई बाकी जगह के बाकी जो लोग हैं वो डेवलप प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। और ये सपोर्ट करते थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडिकल्स आर दोज पीपल जो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपके विमेन्स को भी राइट टू वोट, सफ्रेगेट मूवमेंट, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। ग्रेट पावरफुल इंपैक्ट डालने वाले लोग रेडिकल्स। कंजर्वेटिव्स, ठीक है, कंजर्वेटिव्स हमेशा की तरह लिबरल्स और रेडिकल्स के अपोजिशन में खड़े होते हैं, और तो और ये बोलते हैं कि चेंज होंगे, ठीक है चेंज होने दो, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने पास्ट को मत भूलो, उसको तो रिस्पेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। ये कहते थे चेंज एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती है, ठीक है, किसी भी जगह की डेवलपमेंट में, चाहे वो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशन हो, हर तरह के चेंजेस हमें धीरे धीरे देखने मिलते हैं, लेकिन ये सडन चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करने वाले लोग थे, और कहते हैं चेंजेस तो हो पर इन अ स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस, इनके हिसाब से इतनी स्लो प्रोसेस हो कि ये वो चेंज शायद हो ही ना पाए, जो इनका रिजाइम है वही फॉलो होता रहे। अब देखिए ये जो टाइम है आपका, इसी टाइम पर क्या होता है, ये जो सोसाइटी है आपका, रशियन रिवॉल्यूशन है, यहीं पर क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अराइज हो रहा है, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो सेम टाइम पे इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। कैसे चेंजेस हैं, न्यू सिटीज बनना चालू हो गई, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स बनना चालू हो गए, रेलवे एक्सपैंड हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। साउंड गुड ना, कितना अच्छा काम हो रहा है, बट क्या ये सिर्फ एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही छोड़ रहे हैं चेंजेस? नहीं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हमें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री जो भी डेवलपमेंट हो रहा है जिस टाइम पे, ये 18वीं सेंचुरी की बात है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब डेवलपमेंट हो रहा है, ये चेंजेस हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा इंपैक्ट भी डाल रहे हैं कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज आएंगी,
इंडस्ट्रीज बनेंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, किसी भी नेशन की इकोनॉमी को भी डेवलप करने में हेल्प करेंगे। लेकिन ये लंदन की कंडीशन दिखाई जा रही सेम टाइम पे, मतलब कंटेम्पररी इन मिड 19th सेंचुरी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ये जो पॉजिटिव चेंजेस हुए सोशल और इकोनॉमिक, सेम टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। क्या प्रॉब्लम्स आए? पहली प्रॉब्लम और दूसरी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके देखते हैं। देखिए, मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन रीच फैक्ट्री। मेन तो ठीक है भाई, उनको उस टाइम पे अर्न करना होता था, विमेन को भी काम करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे जो विमेन थी, मतलब घर की विमेन्स को, छोटे छोटे बच्चों को, जो विमेन ठीक नहीं है उनको भी, जो मैन ठीक नहीं है उनको भी, बीमार है उन सबको फैक्ट्री जाना पड़ा। क्यों? अर्न करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जब लोग ज्यादा हैं तो भाई उनके वेजेस भी लो हो गए। कम कम दाम में लोग मिल रहे थे ना, तो उन्होंने वेजेस बहुत लो कर दी उनके। वर्किंग कंडीशन एक्सट्रीम पुअर, वर्किंग कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है उससे ज्यादा तो लोग हैं वहां, पॉपुलेशन भी तो उतनी है, तो वहां पे इतने लोगों को तो सेम टाइम पे नहीं दिया जा सकता। सेम टाइम पे एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया, वर्कर्स का एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन भी स्टार्ट हो गया ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो क्या जनता बोलेगी ठीक है भाई प्रॉब्लम है, बैठ के देखते हैं कब तक सुलझेगी? ऐसा तो नहीं होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या मेजर्स यहाँ पे देख रहे हैं? लिबरल रेडिकल्स कंटिन्यू ट्राई कर रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इनको रोका जाए। इनको रोका नहीं जा सकता तो इनके सॉल्यूशंस निकाले जाए, और इसी प्रोसेस के दौरान वो रिवॉल्यूशनरी बनते जा रहे थे। इंडस्ट्रीज जो थी मेजरली वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ करती थी, यानी कि इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी की होने की वजह से यहाँ पे कैपिटलिज्म इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। लिबरल रेडिकल्स का मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहिए, और ये बोलते थे कि भाई जो प्रिविलेजेस है ना एरिस्टोक्रेट्स के, उनको कम करो। जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स है, या जो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो एरिस्टोक्रेट्स पीपल हैं उनके प्रिविलेजेस आप इतने बढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिक जो उनसे लोअर क्लास है वो यहाँ पे सफर कर रही है, उनके प्रिविलेजेस को कम करो। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या इंपॉर्टेंट है? इन्होंने बोला, उनका ये मानना था लिबरल रेडिकल्स का कि दे थिंक सोसाइटी विल डेवलप, सोसाइटी डेवलप हो सकती है अगर पुअर कुड लेबर, अगर गरीब लोगों को भी छोटा मोटा काम मिलना चालू हो जाए और उनको अच्छी खासी थोड़ी कीमत मिलने लगे। हर एक इंसान की इंडिविजुअली फ्रीडम उसके पास हो, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इंसान को ये फ्रीडम मिले कि वो कहाँ काम करना चाहता है, उस काम के लिए उसको सही दाम मिलने चाहिए, और उसको जिस हिसाब से करना है वैसे वो काम कर सके। कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, अगर कोई इंसान कैपिटल को ऑपरेट करना चाहता है, मनी वेल्थ को ऑपरेट करना चाहता है नेशन में, तो विदाउट रेस्ट्रेंट वो कर पाए। जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या करते थे, कैपिटल ऑपरेट नहीं करने देते थे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीपल थे वो चाहते थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड जो चलता आ रहा है एरिस्टोक्रेट्स के हैंड में, वही कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली चलता जाए, और जो बेनिफिट है वही प्रॉपरली गेन करते जाए, बाकी लोगों को कोई प्रॉफिट ना मिले। कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल्स जो चाहते थे कि भाई अब तो रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, कंडीशन सुनने में इजी लग रही है पर दैट टाइम कंडीशन जो थी वो वर्स्ट होती जा रही थी। उन्होंने बोला कि ये जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट यूरोप में 1815 के बाद जो डेवलप हुई थी उस टाइप से कुछ डेवलप हो जाए, जिससे क्या होगा, जो रिजाइम उस टाइम आया था उससे कुछ चीजें प्रॉपरली चलने लगी थी वैसे चलने लग जाए, जहां पे नेशन जो है उनको इक्वल राइट्स तो मिलेंगे कम से कम। 1815 गुस्सीपी मजीनी का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, आप 10th क्लास में भी सुनेंगे। और गुस्सीपी मजीनी एक इटालियन नेशनलिस्ट है जिन्होंने बहुत सीक्रेट सोसाइटीज बनाई हैं, और यहाँ पे फिर से वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर चुके थे 1815 के बाद। 1815 याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट ईयर है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपके क्या होता है, अब देखो द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अभी तक आप क्या समझ पाए, थोड़ा कनेक्ट करके चलना जरूरी है। आपने देखा कि भाई कुछ लोग हैं तीन तरह के, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, उनकी खुद की कुछ क्या है डिमांड्स कह लीजिए, या कुछ प्रिंसिपल्स कह लीजिए, या वो अपने कुछ एक तरीके से उनके ग्रुप के कुछ रूल्स हैं वो कह लीजिए, वो मान रहे हैं। हमने उन सब में एक चीज कॉमन देखी कि कैपिटलिज्म का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे अब ये समझ रहे हैं कि अगर सोशलिज्म लाएंगे तो धीरे धीरे कंडीशन जो है वहां की डेवलप हो जाएगी, गुड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आता है,
सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म एक थ्योरी है, बेसिकली इट्स इकोनॉमिक थ्योरी, जहां पे राइट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं सोसाइटी ओन करती है, कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं होता है, सोसाइटी ऑन करती है राइट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज नोन एज द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशलिज्म। लेकिन सोशलिज्म ही क्यों? व्हाई सोशलिज्म? सोशलिज्म इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी जो थी कहीं ना कहीं रीजन बनती है सारी लड़ाइयों का। भाई प्रॉपर्टी सच में कारण बनती है लड़ाई का, ठीक है, पहले से देखते आ रहे हैं, प्रूव हो रहा है यहाँ पे। और सोशलिस्ट जो है वो लोग थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते थे। प्रॉपर्टी होना बुरी बात नहीं है, पर प्रॉपर्टी कुछ ही हैंड्स में कंसंट्रेट हो जाना और फिर उसका बेनिफिट नेशन के बाकी लोगों तक ना पहुंच पाना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इसीलिए सोशलिज्म की एंट्री यूरोप में हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो रीजन ऑफ ऑल इविल्स एंड सोशलिस्ट आर दोज हु आर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के। अब जब कोई बात आती है, सोशलिज्म की बात आई, तो लोग अपनी अपनी थ्योरीज देंगे, फिलोसोफर्स अपनी अपनी थ्योरीज देंगे और उन्हीं आइडियाज के बेसिस पे लोग अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो रॉबर्ट ओवन, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी। ये इन्होंने बनाई थी यूएसए में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला गवर्नमेंट शुड एनकरेज द कोऑपरेटिव, मिल के काम करने पर गवर्नमेंट क्या करे, इस बात को बढ़ावा दे कि सोसाइटी गवर्नमेंट से मिल के काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कंस्टिट्यूशन में फ्यू हैंड्स वाली कहानी नहीं रखते। किसने कहा? रॉबर्ट ओवन ने कहा। अब आए लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक है, लुइस ब्लैंक ने क्या कहा? वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। इन्होंने बोला कोऑपरेटिव को तो बढ़ावा दो, जैसा कि रॉबर्ट ओवन ने कहा था, सपोर्ट किया इन्होंने उनको, और लेकिन इन्होंने बोला कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को आप रिप्लेस कर दो। जो एंटरप्राइज चल रहे हैं कैपिटलिज्म थ्योरी पे, उन्हें कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की जरूरत है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्क, जितना भी प्रॉफिट होता है उसको आप क्या करो, कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है वो ऑनर के पास चला जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, किसी ने बहुत मेहनत की नहीं की, उससे कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोशलिज्म में जो प्रॉफिट है वो बोलते हैं कि प्रॉफिट जो होता है उनके काम के हिसाब से यहाँ पे बांटा जाना चाहिए। इन्होंने बोला कॉर्पोरेटिव्स को बढ़ावा देने की जरूरत है और हमें करने की जरूरत है रिप्लेस कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट को हमें क्या कर देना चाहिए, यहाँ पे हटा देना चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट लोग, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। यहाँ पे इन दोनों ने क्या बोला? मार्क्स ने बोला कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट ही है। आप जो देख रहे हो इंडस्ट्रियल जो आपको सोसाइटी दिख रही है, इट वाज कैपिटलिस्ट। प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। लेकिन जितना भी कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट हो रहा है वो वर्कर्स के थ्रू जनरेट हो रहा है। ऑनर अकेला आके ही प्रॉफिट नहीं ले कमा रहा है, ठीक है, वर्कर्स के थ्रू उसको इतना सारा प्रॉफिट मिल पा रहा है। और वर्कर्स ही वो लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स ही वो लोग हैं जो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर सकते हैं, हटा सकते हैं और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स का ऐसा मानना था कि अगर हमें खुद को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन से आजाद करना है, इसको खत्म करना है, तो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी। उन्हें क्या करना होगा? रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट यहाँ पे करना होगा, जहां पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सोशली क्या हो, कंट्रोल की जाए। जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सोशली ये पूरे उसको कंट्रोल कर पाए। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कोटेड क्वेश्चन भी बनता है। कोई भी कम्युनिस्ट सोसाइटी जो होती है वो नेचुरल सोसाइटी ऑफ फ्यूचर है। आप कम्युनिटी में काम करोगे, आप मिलके काम करोगे, तो वो एक नेशन के फ्यूचर को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। आप देख सकते हैं कार्ल मार्क्स एंड रॉबर्ट एंगल्स। अब यहाँ पे सोशलिज्म की थ्योरी आ गई, ठीक है। उस थ्योरी को लोगों ने कैसे क्या सपोर्ट किया? लोगों ने ऐसे सपोर्ट किया, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम रखा गया सेकंड इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स ने एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट किए जो कि उनकी बेटर कंडीशंस के लिए लड़े। जर्मनी में जो सोसाइटी बनी दैट इज मेक अ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी। इंग्लैंड में बनी सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, एक तरीके से एक लेबर पार्टी बनी। लेकिन पार्टी बना लो आप रख लो अपनी बात, बट टिल 1914 तक
कोई भी पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट जो थी वो इलीगल ही मानी गई। ठीक है, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला। 1940 में ये सक्सीड नहीं हुए पाए और गवर्नमेंट जो थी कंजर्वेटिव, लिबरल या रेडिकल्स के थ्रू ही चल रही थी। ये एक पिक्चर है पेरिस कम्यून ऑफ 1871 की, एक सीन पोर्ट्रे यहाँ पे कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो अपराइजिंग हुई थी मार्च में 1871 के बीच में, और ये वो टाइम था जहाँ पे जो टाउन काउंसिल या कम्यून ऑफ पेरिस जो थी वो पीपल्स गवर्नमेंट के और जो वहां के जो वर्कर्स हैं उनके अंडर कंट्रोल में आने की बात की गई थी। ऑर्डिनरी पीपल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अदर, ये अपराइजिंग जो थी एक तरीके से जो लोग या जो फ्रेंच स्टेट की जो अगेन जो चीजें बढ़ रही थी उनकी अपराइजिंग को रोकने के लिए ये दिखाया गया था। ये हमारा टॉपिक था एज ऑफ सोशल चेंज, इसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। सो फ्रेंड्स, जो बात है सबके बराबर होने की, ये एक चिंगारी थी जो यूरोप में बहुत तेजी से जल उठी और उसी चिंगारी के बदलाव में हमने ये सारी चीजें अभी तक देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्यूके एजुकेशन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।